गैस्ट्रिक के बारे में बता देती हूँ। गैस्ट्रिक जिसको कि पेट कहा जाता है, स्टमक कहा जाता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग खाना खाते हैं, मुंह में खाना चबाते हैं, फिर गले से होता हुआ वो फूड पाइप में जाता है और फूड पाइप से फिर स्टमक में एंटर करता है। और फिर स्टमक में जब डाइजेशन हो जाता है खाने का, तो उसके बाद जो खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, यानी कि छोटी आंत में। तो जब खाना पेट में डाइजेस्ट हो रहा होता है, मतलब पेट में डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो चल रहा होता है, तो उस टाइम पर खाना ना तो ईसोफेगस यानी कि खाने वाली पाइप में एंटर करता है और ना ही स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में एंटर करता है। क्योंकि जो ऊपर खाने वाली पाइप होती है, फूड पाइप होती है, और जो पेट है उसके बीच में स्फिंक्टर होता है, गोल सर्कुलर मसल्स होती हैं जो कि उस ओपनिंग का काम करती हैं वहाँ पर। जब खाना खाने वाली पाइप से पेट में एंटर हो जाता है तो ये जो है बंद हो जाता है, और जब खाना खाने वाली पाइप से पेट में एंटर हो रहा होता है तभी ये ओपन होता है। यही सेम प्रोसेस जो है स्टमक और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, उसके बीच में भी होता है। वहाँ पर भी स्फिंक्टर होता है जिसको पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। तो जब खाना पेट में से छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम में एंटर करता है, तो ये जो है स्फिंक्टर ओपन होता है, और जब खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो चुका होता है तो ये क्लोज हो जाता है। तो ऊपर एक स्फिंक्टर है फूड पाइप और स्टमक के बीच में, नीचे एक स्फिंक्टर है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। ये दोनों क्लोज रहते हैं परमानेंटली जब फूड की डाइजेशन चल रही होती है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में ऑलरेडी फूड जो है वो प्रेजेंट है, तो स्टमक जो है फूड को होल्ड कर लेता है, उसको स्टोर कर लेता है, ठीक है ना। अब आप सब लोग जानते हैं कि जो पेट होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो डिस्टेंट होता है, फूलता है। तो मैक्सिमम जो ये हमारा पेट होता है, इसकी जो फूलने की क्षमता होती है वो मैक्सिमम 2 से 4 लीटर तक होती है एक एडल्ट में, ठीक है। मतलब 2 से 4 लीटर अगर हम लोग खाना खाते हैं तो इतना जो है पेट जो है ये फैलता है। और अब पेट का जो मेन काम होता है वो होता है डाइजेशन का। डाइजेशन यानी कि पाचन का। तो डाइजेशन जो होती है खाने की, वो एक्चुअल जो होती है मुंह में ही स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जब हम लोग खाना खाते हैं, हम खाने को चबाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो एक डाइजेशन का ही एक हिस्सा होता है। क्योंकि डाइजेशन का एक्चुअल पाचन का मतलब क्या है कि जो फूड के बड़े बड़े पार्टिकल्स है उसको बारीक से बारीक, माइन्यूट से माइन्यूट फॉर्म में जो है कन्वर्ट करना। और जो केमिकल केमिकल जैसे वहाँ पर डाइजेशन होती है, बीच में प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, उसकी डाइजेशन जो होती है वो एंजाइम्स के थ्रू होती है। और जब हम लोग खाना चबा रहे होते हैं तो उसमें सलाइवा मिक्स होता है, तो सलाइवा के अंदर म्यूकस और जो एंजाइम्स हैं वो दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो जो जब हम खाना चबाते हैं, च्यू करते हैं, तो खाना चबाते हैं तो मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और जब सलाइवा में प्रेजेंट जब एंजाइम्स है उस खाने के ऊपर में जो स्टार्च है उसको डाइजेस्ट करते हैं, तो डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। फिर ये खाना जो है हम स्वेलो करते हैं और फूड पाइप से वो पेट में एंटर होता है। अब पेट में डाइजेशन होता है कैसे? गैस्ट्रिक जूसेस से। गैस्ट्रिक जूसेस पेट में प्रेजेंट होते हैं, और आपको पता ही है कि पेट में, सब आम भाषा में बोल देते हैं कि पेट में एसिड है, पेट में एसिड है। तो ये गैस्ट्रिक जूसेस में एसिड भी होता है, HCl, जो कि पेट बनाता है। तो ये गैस्ट्रिक जूसेस की हेल्प से ही जो है डाइजेशन हो पाता है गैस्ट्रिक में, मतलब पेट में। 1.5 to 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस हमारा स्टमक डेली रिलीज करता है। अब ये जूसेस कहाँ पर बनते हैं? नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारा जो GIT ट्रैक्ट है उसमें 4 लेयर्स होती है, मतलब 4 तरह की अलग अलग परतें होती हैं जिससे मिलकर जो है गैस्ट्रिक पाइप या पेट जो है वो बना होता है। सबसे अंदर जो गैस्ट्रिक, मतलब पेट में सबसे अंदर जो लेयर होती है वो होती है म्यूकस मेम्ब्रेन। नॉर्मली मैंने आपको बताया भी है कि जो आउटर कवरिंग होती है बॉडी की उसको हम लोग बोलते हैं स्किन, लेकिन जो इंटरनल कवरिंग्स होती हैं उसको बोला जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन में और म्यूकस मेम्ब्रेन में बेसिकली जो एक डिफरेंस होता है वो होता है केराटिन का।
क्योंकि जो स्किन की लेयर होती है वो कैरेटिनाइज्ड होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर ड्राइनेस होती है। लेकिन जितने भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है वो नॉन कैरेटिनाइज्ड होती हैं, इसलिए उसमें ड्राइनेस नहीं होती हैं और ये कॉन्टिन्यूसली म्यूकस सिक्रीट करती हैं, है ना। जिसकी अब इसमें जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं जो ग्लैंड्स, वो म्यूकस मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पेट में है जो अंदर वाली लाइनिंग होती है वो होती है म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये जो म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है इसमें भी अलग अलग लेयर्स होती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो जब अगर आप अंदर से देखेंगे तो इस म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे जो होते हैं छेद होते हैं, होल होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि लेयर के अंदर जो है ग्लैंड्स होते हैं, ग्रंथियां होती हैं। इन ग्रंथियों में अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं जो अलग अलग तरह की सिक्रीशंस करते हैं और ये सिक्रीशन छोटी छोटी जो डक्ट होती है, नलिकाएं होती हैं, उसमें आता है। और ये डक्ट और जो नलिकाएं होती है ये म्यूकस मेम्ब्रेन के सरफेस पे ऊपर ओपन होती हैं, जो हमें छोटे छोटे छेद के रूप में नजर आती हैं। तो ये जो ग्लैंड्स हैं इसमें अलग अलग तरह के सेल्स हैं और अलग अलग तरह की सिक्रीशंस करते हैं जो डक्ट के थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर जो सरफेस है वहां तक पहुंचता है। अब पहला, जैसा कि आप सबको पता है कि पेट में एसिड बनता है HCl, ठीक है ना। तो इन ग्लैंड्स में वो सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि एसिड को बनाते हैं, HCl को, ठीक है। और ये जो एसिड है आपको पता है कि इसलिए पेट बनाता है। एक तो ये डाइजेशन का तो चलो रोल है एसिड का, दूसरा कोई भी बैक्टीरिया है, कोई पैथोजन है, कोई भी पेट में एंटर करता है तो वो ग्रो ही नहीं कर पाता। मतलब ये एसिड की वजह से जो है सारे बैक्टीरियाज, कोई पैथोजन्स है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जो ये एसिड होता है इन्हीं ग्लैंड्स में एक दूसरे सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं। ये सेल्स पेप्सिनोजन तो बनाते हैं, एंजाइम को सिक्रीट करने वाले, मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स बनाते हैं, लेकिन वो एक्टिव फॉर्म नहीं है। ये HCl जो होता है उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मतलब प्रोटीन की डाइजेशन वाला जो एंजाइम है वो HCl की प्रेजेंस में ही एक्टिव होता है, अदरवाइज वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। दूसरा, ये एसिड जो है आयरन की एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। अब ये जो एसिड है, ठीक है, और पेप्सिन है, पेप्सिन जो प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई इंसान है, उसे नॉनवेज खाया, नॉनवेज का एक पीस लिया, ठीक है, उसने खा लिया। अब क्या ये नॉनवेज का पीस जो है डाइजेस्ट हो जाएगा पेट में? बिल्कुल हो जाएगा। अगर आपने नॉनवेज का कोई टुकड़ा खाया है तो ये एसिड और पेप्सिन उसको कंप्लीटली पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देंगे, पचा देंगे। फिर ये जो एसिड है, जो ये प्रेजेंट है पेप्सिन, क्या ये पेट की जो परत है उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं करता है क्योंकि इन्हीं ग्रंथियों के बीच में वो वाले सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, बाइकार्बोनेट्स को सिक्रीट करते हैं। और यही सेल्स जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट सिक्रीट करते हैं तो ये मोटी थिक लेयर बनाते हैं इस मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसकी वजह से ये एसिड और पेप्सिन पेट की जो परत होती है उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। ये म्यूकस जो होता है ये एसिडिटी को एल्कलाइन, मतलब ये म्यूकस की जो लेयर होती है ये तो एसिड को गैस्ट्रिक की जो स्टमक की जो वॉल्स होती है, जो इनर लाइनिंग होती है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करने देता और ल्यूब्रिकेशन का काम भी करता है, फूड की मूवमेंट में हेल्प करता है। और इसमें जो बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं वो करते हैं एल्कलाइन, मतलब जो एसिडिक नेचर होता है उसको एल्कलाइन बनाते हैं। और ब्लड सर्कुलेशन, जब ब्लड फ्लो होता है तो ब्लड फ्लो से भी जो बाइकार्बोनेट्स है वो एसिडिटी को एल्कलाइन करते हैं। बाइकार्बोनेट्स एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, लेकिन एसिड कब सिक्रीट होता है? जैसे ही हम खाने के बारे में सोचते हैं, टेस्ट लेते हैं या एक्साइट होते हैं कि अब हम खाना खाएंगे, तो 30% जो है एसिड जो है पेट रिलीज करना शुरू कर देता है। और जब खाना पेट में जाता है और खाने की वजह से पेट जो है फूलता है, डिस्टेंड होता है, तो 60% एसिड पेट रिलीज करता है। और जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, तब जो है 10% एसिड जो है पेट रिलीज करता है। अब पेट को कैसे पता कि उसको कब एसिड रिलीज करना है और कितना करना है? तो एसिड को कंट्रोल जो करता है वो, क्योंकि हमारे पेट में जो ग्लैंड्स होते हैं ना वो कुछ हार्मोन्स भी सिक्रीट करते हैं,
इन्हीं ग्लैंड्स के बीच में वो वाले सेल्स भी होते हैं जो हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं, खाना पेट में पहुंचता है, तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये ब्लड में सर्कुलेट होना शुरू कर देते हैं और ये ब्लड के थ्रू उन सेल्स तक पहुंचते हैं जो कि उन सेल्स को सिग्नल देते हैं कि अब आप एसिड को सिक्रीट करो। और जब वो एसिड बनाना शुरू करते हैं, ठीक है ना, वो सेल्स ने एसिड बनाना शुरू कर दिया, उसको सिग्नल मिला, तो जब आपका जो पेट का पीएच है वो 2 के अप्रॉक्स पहुंच जाता है, तो बैक सिग्नल मिलता है कि अब जो है एसिड जो है नहीं बनाना है, नहीं सिक्रेट करना है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पेट में जो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, पूरे पेट में जो टिश्यूज होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है ब्लड की सर्कुलेशन को इंक्रीज कर देते हैं, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करते हैं। और ब्लड में बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये बाइकार्बोनेट्स जो है एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसको बैलेंस कर देते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं वो सेल्स की ग्रोथ को भी फास्ट करते हैं, और जो सेल्स एसिड सीक्रेट करते हैं वो एक फैक्टर भी रिलीज करते हैं जिसको इंट्रिंसिक फैक्टर कहा जाता है। जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है वो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होती है। और डाइजेशन के साथ साथ जो स्टमक करता है वो करता है एब्जॉर्प्शन। कभी कभी स्टमक जो है डिहाइड्रेशन हो जाती है किसी कारण से, मतलब शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो स्टमक वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अगर अल्कोहल है 10 to 20% इथेनॉल को जो है स्टमक एब्जॉर्ब करता है। एस्पिरिन अगर लेते हैं तो एस्पिरिन को एब्जॉर्ब करता है स्टमक। और कैफीन अगर हम लेते हैं तो कैफीन को एब्जॉर्ब करता है स्टमक। मतलब थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन का फंक्शन जो है वो भी स्टमक जो है करता है।